अब हम समझते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट पार्ट। अभी तक हमने देखा कि जो आज़ादी का ये मूवमेंट था, फ्रीडम का जो मूवमेंट था, उसमें वुमेन भी काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट करना शुरू हो चुकी थी। लेकिन इस मूवमेंट की जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इस समय, जिसमें वुमेन्स ने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन किया, उसकी अपनी कुछ ऐसी लिमिटेशंस थी, कमियां थी। सबसे बड़ी कमी तो ये थी कि ये हमारी जो कंट्री है इंडिया, ये बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर अलग अलग रिलीजन, अलग अलग बैकग्राउंड्स, अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं। तो ऑब्वियसली उन सबकी सोच भी अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो सबके लिए आज़ादी का मतलब बहुत अलग था। यानी सभी स्वराज का जो आइडिया था उससे पूरे तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं थे। इनमें से एक ग्रुप था अनटचेबल्स, यानी दलित्स, या जिन्हें हम ऑप्रेस्ड क्लास कह सकते हैं। काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस ने दलित्स को काफ़ी इग्नोर किया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो दलित्स को फेवर करेंगे तो जो हाई कास्ट हिंदूज़ हैं, यानी ऊंची जाति के जो हिंदू हैं, वो उनसे नाराज़ हो सकते हैं, जो कि काफ़ी कंजर्वेटिव यानी कि पुराने तरह की सोच रखते थे, कि जो दलित्स को अनटचेबल मानते थे। तो यहाँ हमें पता चलता है कि इस पॉलिटिक्स में कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं दलित्स के साथ एक ऐसा डिस्टेंस बना कर रखा, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि दलित्स को न्याय दिलाने में कांग्रेस ने कोई ख़ास उस समय एफर्ट नहीं किया, अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, क्योंकि वो हाई कास्ट हिंदूज जो थे उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहते थे। तो कांग्रेस का अपना अलग एजेंडा था, लेकिन जो दलित्स थे वो अपनी जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, जो वो हज़ारों सालों से फेस कर रहे थे, उसके लिए वो अलग डिमांड्स कर रहे थे। लेकिन गांधी जी का इस पर एक अलग स्टैंड आया। गांधी जी ने कहा कि अगर हम दलित्स को इस अनटचेबिलिटी के सिस्टम से बाहर नहीं कर देंगे, यानी उनको इस सिस्टम से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो अगले 100 साल तक भी हमें आज़ादी नहीं मिल सकती। गांधी जी ने इन्हें हरिजन का नाम दिया। आपने ज़रूर कभी सुना होगा हरिजन कॉलोनी, यानी कि वो जगह जहाँ पर हरिजन्स, हरिजन का मतलब होता है हरि के जन, हरि मतलब गॉड, भगवान के बंदे। अब गांधी जी ने एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया और इन्हें, जो हरिजन्स थे, उन्हें मंदिरों में एंट्री दी गई, और पब्लिक के जो कुएं थे, टैंक्स, रोड्स और स्कूल्स में एंट्री करने के लिए गांधी जी ने अपील की कि हरिजन्स को या दलित्स को भी इन सभी जगह पर आना अलाउ किया जाए। इसके लिए गांधी जी ने खुद जाकर टॉयलेट साफ़ किए, जिसे यूजुअली दलित्स यानी कि जमादार जिसे हम कहते हैं, उनका काम माना जाता था। इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया, भंगी, यानी वो लोग जो कि सफाई का काम करते हैं। और इसके लिए गांधी जी ने अपर कास्ट के लोगों से अपील भी की कि वो जो अनटचेबिलिटी है उस सिस्टम से खुद को दूर करें, इस सिस्टम को सोसाइटी से हटाया जाए। लेकिन बहुत सारे दलित लीडर्स एक अलग पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते थे। इसमें जैसा कि आज भी हम देख सकते हैं, रिजर्वेशन के टॉपिक को उठाया गया कि जिन दलित्स को हज़ारों सालों से कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया था, अब उनके लिए एक अलग से इलेक्शंस करवाए जाएं और वहाँ पर उनके लिए रिजर्वेशंस की भी व्यवस्था की जाए। दलित्स जो थे, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन तो किया, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड पार्टिसिपेशन था, क्योंकि दलित्स के अपने अलग डिमांड्स थी, और वो डिमांड्स दलित्स को पूरी करने के लिए काफ़ी सारी और चीज़ों को भी ध्यान रखना ज़रूरी था। नाउ अब महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, वहाँ पर ख़ास तौर पे ये जो
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, उसमें हरिजन्स की तरफ से खास पार्टिसिपेशन नहीं आया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर के नाम से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उन्हें कहा जाता है, जिन्हें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए भी काफ़ी बड़ा क्रेडिट दिया जाता है। उन्होंने दलित्स को जोड़ा और 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन तैयार की। अब हुआ क्या कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी से उन्होंने ये डिमांड रखी कि दलित्स के लिए अलग से इलेक्शंस कराए जाएं। और जब ब्रिटिशर्स ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की डिमांड को हाँ कह दिया, तो इस पर गांधी जी ने इसके खिलाफ आमरण अनशन यानी कि फास्ट अनटू डेथ, यानी कि तब तक फास्टिंग करना जब तक कि उनकी डेथ ना हो जाए अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी। तो इस तरह से गांधी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो ये प्रपोज़ल था, जो प्रस्ताव था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। He believed that separate electorates for Dalits would slow down the process of their integration into society. अब इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा कि गांधी जी को ऐसा लगता था कि अगर दलित्स के लिए अलग से इलेक्शंस कराए जाएंगे तो इससे वो दलित्स का आज़ादी के मूवमेंट में जुड़ने का जो प्रोसेस है, एक साथ आने का जो प्रोसेस है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि अलग इलेक्शंस का मतलब दलित्स अपने आप को अलग ही महसूस करेंगे, वो आज़ादी के इस मूवमेंट में साथ नहीं आ पाएंगे। तो गांधी जी का इसमें ये कहना था कि सभी के लिए एक साथ इलेक्शंस होने चाहिए, सेपरेट इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। और इसी के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन पर जाने का तय किया। और फाइनली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कई लोगों ने बड़ी मुश्किल से समझाकर ये बताया कि अगर आप इस बात पर नहीं झुकेंगे तो ऐसा ना हो कि गांधी जी की इसमें डेथ हो जाए। तो आखिर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस बात को मान लिया। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने सिर पर गांधी जी की हत्या का पाप नहीं ले सकता, इसलिए उन्होंने इस बात को चुपचाप मान लिया। नाउ अब कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो थी इंडिया में, वो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ कोई ख़ास तरीके से जुड़ नहीं रही थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में जब गिरावट आई तो काफ़ी सारे मुस्लिम जो थे वो कांग्रेस से खुद को अलग महसूस करने लगे 1920 से। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम था जिस समय कांग्रेस हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स जैसे कि हिंदू महासभा के साथ ओपनली काफ़ी ज़्यादा जुड़ गई थी। तो इस समय आप कह सकते हैं यहाँ से इंडिया और पाकिस्तान के अलग अलग होने का बेस तैयार होता है, क्योंकि जो पाकिस्तान के जो मेन लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी 1920 से ही कांग्रेस से खुद को अलग महसूस करने लगे थे और उन्हें लगने लगा था कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं का साथ ज़्यादा देगी। तो इसलिए उन्होंने अलग से एक मुस्लिम कंट्री की डिमांड आप कह सकते हैं 1920 से होनी शुरू हुई थी। नाउ 1927 तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कुछ कोशिशें की एक साथ आने की, लेकिन आपस में जैसा मैंने कहा मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के उस समय वन ऑफ द लीडर्स थे, वो ये चाहते थे कि अगर उन्हें सेंट्रल असेंबली में और मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस में जो कि बंगाल और पंजाब में थे, वहाँ पर अलग से इलेक्टोरेट्स यानी कि सीट्स दी जाएं, तो वो कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार थे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स को अगर की जो डिमांड थी उसको वो गिव अप करने के लिए तैयार थे अगर मुस्लिम्स को पहले से ही रिजर्व सीट्स दे दी जाएं सेंट्रल असेंबली में, और ख़ास करके उन एरियाज़ में जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस हैं जैसे कि बंगाल और पंजाब। तो यहाँ पर चीज़ें आप समझ सकते हैं पॉलिटिक्स में कई बार बहुत, क्योंकि अलग अलग डाइवर्सिटी, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने की वजह से कई बार चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो कुछ डिसीजंस पॉलिटिक्स में इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी लेने पड़ते हैं। नाउ अब कई ऐसी नेगोशिएशंस हुई
कि किसको कितनी सीट्स मिलनी चाहिए, लेकिन बट ऑल होप ऑफ रिजॉल्विंग द इशू एट द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1928 disappeared when M.R. Jayakar of the हिंदू महासभा strongly opposed efforts at compromise। तो जो हिंदू महासभा के जो हेड थे मिस्टर M.R. जयाकर, उन्होंने किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ को करने से मना कर दिया। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो एक आपस में कम्युनिटीज़ में आपस में शक का माहौल था। मुस्लिम्स जो थे वो आज़ादी के साथ का जो मूवमेंट था उसमें इतना स्ट्रांगली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो खुद को अलग महसूस करते थे। अब यहीं से आप समझ सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच के झगड़े यहीं से बढ़ने शुरू हुए थे और फाइनली फिर वो जब हमारा देश अलग हुआ, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के टाइम पर, वो झगड़े आपने देखा किस तरीके से वो बहुत ही वॉयलेंट हो गए और इसमें लाखों लोगों की डेथ हुई। वन ऑफ द वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स जो थे उन्होंने अपनी इंडिया में मुस्लिम्स की माइनॉरिटी को लेकर अपने जो शक था, जो डर था, उसको एक्सप्रेस किया। उन्हें डर था कि अगर हिंदू, जैसे इंडिया में अगर हिंदू मेजॉरिटी में है तो आज़ादी के बाद हिंदूज़ को ज़्यादा डोमिनेशन मिलेगा, यानी ज़्यादा पावर मिलेगी, और मुस्लिम्स को शायद माइनॉरिटी होने की वजह से बहुत बार झुकना पड़ सकता है या उनके साथ बहुत बार इनजस्टिस हो सकता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब इन सब डर और कन्फ्यूजन्स के बीच में भी एक साथ आना बहुत ज़रूरी था आज़ादी पाने के लिए। तो इसके लिए पूरे देश से, बहुत जगह से लोगों ने एक साथ आना शुरू किया क्योंकि सभी अपनी अपनी जगह अपनी अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और ये वक्त था पहले आज़ादी पाने का और उसके बाद फिर डिसीजन लेना ज़रूरी था कि क्या किया जाए आज़ादी पाने के बाद। वो सब बातें बाद में देखने की थी, लेकिन लोगों ने नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो सभी के मन में धीरे धीरे घर कर गई थी। लोगों ने अपनी हिस्ट्री, किताबों, संगीत, पोएम्स के थ्रू और कहानियों के थ्रू सभी ने नेशनलिज्म को अपना लिया था। सभी में एक साथ अपने देश के लिए लड़ने का भाव उठ गया था और इसमें जो भारत माता की एक इमेज तैयार की गई, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक में, बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने भारत माता की पहली तस्वीर तैयार की। और 1870 में जो उन्होंने एक, आप कह सकते हैं हमारी जो वंदे मातरम, एक ऐसी पोएम है जो कि हमारी जो धरती माता है, भारत की जो धरती माता है, उसके रिस्पेक्ट में उसे लिखा गया था। फिर बाद में उन्होंने अपने नॉवल आनंदम एंड में भी उसे काफ़ी यूज़ किया और स्वदेशी मूवमेंट जो था बंगाल में, उसे काफ़ी बार यूज़ भी किया गया। अब जो स्वदेशी मूवमेंट था, आज़ादी पाने का जो मूवमेंट था, उससे काफ़ी हद तक इंस्पायर होकर एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर अवनिंदर नाथ टैगोर, जिन्होंने भारत माता की पेंटिंग को बनाया, उसमें भारत माता को काफ़ी शांत, कंपोज्ड और बहुत ही डिवाइन और स्पिरिचुअल दिखाया गया है। और धीरे धीरे इसी तरीके से आने वाले कई सालों में लोगों ने अलग अलग तरह की भारत माता की पेंटिंग्स बनाई और इस तरह की पेंटिंग से लोगों में अपने देश के प्रति एक माँ के जैसा जो प्यार होता है, वैसा नेशनलिज्म वाली फीलिंग्स पैदा हुई। इसमें काफ़ी सारी कहानियों, किस्सों का भी इस्तेमाल किया गया, जैसे अपना इतिहास, जिसमें महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और भी ऐतिहासिक जो हमारे वीर थे
उनकी कहानियों किस्सों का इस्तेमाल किया गया। एक तरफ बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसी कई राइम्स और कहानियाँ तैयार की जिनसे लोगों में नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता था। मद्रास में नतेशा शास्त्री ने एक 4 किताबों का 4 बुक्स का कलेक्शन तैयार किया जिसमें साउदर्न इंडिया की अलग अलग कहानियाँ थीं। वो ऐसा मानते थे कि अगर आपको लोगों के अंदर जोश जगाना है देश की आज़ादी के लिए तो कहानियों के थ्रू ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता है। और जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट बढ़ता गया, जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो और ज़्यादा ऐसे सिंबल्स के साथ और आइकन्स के साथ जुड़ना शुरू हो गए, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि इनके थ्रू लोगों को अपने साथ काफ़ी हद तक जोड़ा जा सकता है। बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के दौरान एक तिरंगा झंडा जिसमें रेड, ग्रीन और येलो कलर का इस्तेमाल किया गया था, इसमें 8 लोटसेस, लोटस मतलब होता है जो आपका एक फूल होता है लोटस का, कमल का फूल। इसमें ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो इंडिया था उसके 8 प्रोविंसेस को ये शो करता था। एक मून यानी कि चांद, जिसमें कि चांदनी उसकी चमक रही है, और ये हिंदू और मुस्लिम्स को एक साथ रिप्रेजेंट करता था। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का जो झंडा था उसे डिज़ाइन कर लिया था। ये भी ट्राई कलर का ही था, यानी कि तिरंगा ही था। इसके बीच में एक स्पिनिंग व्हील था, यानी चरखा था, जो कि गांधी जी की सेल्फ हेल्प यानी आत्मनिर्भरता को रिप्रेजेंट करता था कि हर इंसान को आत्मनिर्भर होना चाहिए अपनी अर्निंग के लिए, अपना लाइवलीहुड के लिए। और बहुत सारे लोगों ने इस झंडे को इन बहुत सारे मार्चेस में यूज़ किया एज अ सिंबल ऑफ डिफेंस, यानी कि जो उनका स्ट्रगल था उसका सिंबल के तौर पर। नाउ 19वीं सेंचुरी आते आते बहुत सारे इंडियंस जो थे उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो अपने देश के प्रति अब उनमें एक बहुत प्राउड वाली फीलिंग है और इंडियन हिस्ट्री को बिल्कुल अलग तरीके से देखना ज़रूरी है। ब्रिटिश जो थे वो इंडिया को एक बैकवर्ड और पुराने ज़माने का और ऐसे लोगों की तरह देखते थे जो अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते, चला नहीं सकते हैं। इस पर इंडिया के जो लोग थे उन्होंने इंडिया के पास्ट को, जो ग्लोरियस पास्ट था, उसको ढूंढा, उसकी तरफ देखा कि इंडियंस ने पहले इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स अपने पास्ट में की थी, तो वो जो ग्लोरियस टाइम था इंडिया का उसको जगाना बहुत ज़रूरी था ताकि ब्रिटिशर्स को ये बताया जा सके कि इंडियंस भी किसी से कम नहीं हैं। तो नेशनलिस्ट जो मूवमेंट था ये, इसमें लोगों को इंडिया के पास्ट और जो ब्रिटिशर्स के अंडर जो आज की लाइफ है उस पास्ट को देखते हुए उस लाइफ को चेंज करने के लिए लोगों को कहा गया, उनसे अपील की गई, उन्हें समझाया गया कि आप उस देश के लोग हैं जिस देश का इतना शानदार इतिहास रहा है। These efforts to unify people were not without problems, लेकिन इन सारे एफर्ट्स में कई सारी प्रॉब्लम्स भी थी, क्योंकि ये जो पास्ट था उसमें हिंदूज़ को काफ़ी ग्लोरीफाई किया गया था। तो जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग थे वो अपने आप को इससे टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। तो बेसिकली इसका कंक्लूजन ये था कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक गुस्सा सब में भर रहा था। तो इससे इंडिया के अलग अलग जो क्लासेस से आने वाले लोग थे उनमें से काफ़ी सारे लोग इस मूवमेंट के साथ जुड़ रहे थे। कुछ लोग अपने आप को अलग भी महसूस करते थे, लेकिन महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंडर लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें ऑर्गेनाइज़ किया गया आज़ादी के लिए। तो कांग्रेस लगातार इस बारे में कोशिश करती रही कि सभी एक साथ जुड़कर इस आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ाई करें। तो इसीलिए कोशिशें बहुत हुई, लेकिन फिर भी फाइनली जो ये यूनिटी थी इसे हासिल करना बहुत मुश्किल था और लोगों में आपस में जो ग्रुप्स के बीच में झगड़े थे वो पार्टीशन के वक्त, आज़ादी के वक्त पार्टीशन की फॉर्म में सामने आ गए।
और जिसको हमने सभी ने देखा कि कितना बुरा वक्त था पार्टीशन का, जिसमें हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में झगड़े हुए और लाखों लोग उसमें मारे गए, हिंदू भी और मुस्लिम भी। तो इससे हमें एक लेसन मिलता है कि हमें हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा करने की बजाय या किसी भी रिलीजन से झगड़ा करने की बजाय, क्योंकि इस तरह के झगड़ों से हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने लोगों को ही खोना पड़ता है, जिससे किसी को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान होता है। तो इसका फ़ायदा सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स को होता है हिंदू और मुस्लिम के झगड़ों का। तो हमें इसको बहुत ध्यान से अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए कि हम इलेक्शंस के वक्त किसे वोट दें और उनकी पॉलिसीज़ को ध्यान से देखें कि वो कहीं रिलीजन के बेस पर किसी तरह की पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हैं और देश की यूनिटी के लिए ही वो डिसीज़न ले रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए हमें लगातार एफर्ट्स करते रहना चाहिए और किसी भी गलत पॉलिसी को अपोज करना चाहिए। थैंक यू।